Hello, friends, and welcome to Daily Dose of GK by Study Break Academy. Today, we are going to discuss why did India go for the economic reforms in 1991. 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो इंडिया को क्यों करना पड़ा और इंडिया ने उसको कैसे किया, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हमें पहले देखना होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा था। पहले तो आप देखिए इन्फ्लुएंसेस क्या थे। 200 सालों तक इंडिया ने एक एक्सप्लॉइटिव और टॉर्चरस कॉलोनियल रूल एक्सपीरियंस किया था। इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड अ वेरी वेरी टॉर्चरस कॉलोनियल रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि उसके बाद लोगों का कैपिटलिज्म के प्रति एक डर बैठ जाएगा। पीपल विल स्टार्ट fearing capitalism. Moreover, capitalism till that time had not brought any big development in most of the countries. It had brought lots of wars, lots of colonization, lots of torture to many people. And in fact, in England itself, against the colonial rule, the Fabian Society was established. England में ही Fabian Society establish किया था सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए। ये फेबियन सोसाइटी क्या है? दिस इज़ द फेबियन सोसाइटी बैज। ओके, इट्स अ ब्रिटिश सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे दूसरे जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि रेवोल्यूशन से लोगों को कू करके राजाओं को हटा दिया जाए, लेकिन फेबियन सोसाइटी चाहता था कि ग्रेजुअली रिफॉर्म्स ला के सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए। आपने सुना होगा इंग्लैंड में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। द लेबर पार्टी जो होता है वहाँ का, दैट्स वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। लेबर पार्टी का फाउंडेशन भी फेबियन सोसाइटी ने ही किया था। एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज जो है उसने फेबियन सोसाइटी का नींव रखा था। सो फेबियन सोसाइटी बेसिकली इज नेम्ड आफ्टर क्विंटस फेबियस मैक्सिमस वेरुकोसस, जिनको हम फेबियस द डिलेयर भी बोलते हैं। वो एक रोमन स्टेट्समैन थे जिन्होंने हैनिबल के खिलाफ सेकेंड प्यूनिक वॉर में हैनिबल के खिलाफ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड किया था। वो एक अलग स्टोरी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। हम अभी बात करते हैं फेबियन सोसाइटी के बारे में। तो फेबियन सोसाइटी बेसिकली हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मेंबर ऑफ द फेबियन सोसाइटी, तो उनको फेबियन सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में जो नेहरूवियन सोशलिज्म हम लोग बोलते हैं उसका आइडिया आया था। समथिंग विच वॉज वेरी नेचुरल एट दैट टाइम बिकॉज कैपिटलिज्म वॉज नॉट ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाई 1947 बट वॉज ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस थ्रू वॉर्स। ये है लोगो फेबियन सोसाइटी का, कोट ऑफ आर्म्स, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, सो FS आपको दिख रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ प्रोटेक्शनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग आपको पता ही है, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय USSR। जवाहरलाल नेहरू एंड द लीडर्स ऑफ दोज डेज वेर drawn towards socialism and communism because capitalism had not shown great results. Protectionism का मतलब है we will not do imports, we will not let other companies send goods here, we will protect our own companies, we will grow indigenous companies, जिसके लिए हम टैरिफ लगाएंगे, जिसके लिए हम बहुत सारे इंपोर्ट्स ड्यूटीज़ लगाएंगे, लेकिन बाहर के लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे। जो भी इंपोर्ट होगा वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से हटा दिया जाएगा। वॉट एवर वी नीड टू इम्पोर्ट से इनिशियली जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के गए थे तब एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन था इंडियन इकोनॉमी का, तो वहाँ पे हमें इंपोर्ट करना ही पड़ा था, इवन फूड आर्टिकल्स इंपोर्ट करना पड़ा था। लेकिन 5-year plans के थ्रू वी स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन सो दैट वी कुड सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स। लेकिन ये पूरा होने वाला था स्टेट मॉनिटरिंग के अंडर। स्टेट इंटरवेंशन हर लेवल पे था, एकदम नीचे के लेवल तक जाके कैसे लेबर रिक्रूट किया जाएगा, उनको हटा सकते हैं या नहीं, जॉब सिक्योरिटी कितना होगा, ये सब चीज़ें भी स्टेट मतलब सेंटर डिसाइड करता था। एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर था, मोस्ट ऑफ विच डिड नॉट ब्रिंग प्रॉफिट्स, लेकिन वहाँ से जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा नहीं सकते थे। देयर वर मैनी सच रूल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रेगुलेशन था, लेबर रूल्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ दोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज टू
set the economy for the country and set the stage for the people of the country. उस हिसाब से ये सब किया गया था. You cannot see it from today's perspective. 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, माइनिंग, मशीन टूल्स, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, ये सब स्टेट के अंडर आ गए. दीज वेर नेशनलाइज्ड. लाइसेंस राज का स्थापना हुआ. आपने सुना होगा लाइसेंस राज के बारे में. कोई भी अगर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू बीबीसीज रिसर्च 80 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है उनको. सो दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम 80 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत ज़्यादा रेड टेप आ गया था. रेड टेप का क्या मतलब है? बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी से आपको परमिशन लेने होते थे. उससे क्या हुआ कि करप्शन फ्लरिश हो गया सिस्टम में. लोगों को घूस देना पड़ता था इफ़ यू नीड टू गेट लाइसेंसेस. एक डिरिगिज्म रूल इंडिया में स्थापना हुआ. डिरिगिज्म का क्या मतलब है? डिरिगिज्म इज़ द ऑपोजिट ऑफ लैसे फेयर. लैसे फेयर गवर्नमेंट जो वो होता है जो अपना नोज बिजनेस में पोक नहीं करता है. द गवर्नमेंट डजंट पोक इट्स नोज in business. Government only does certain kinds of regulation, very similar to something that happens in the United States or nowadays something that's about to happen in India. Dirigism is the opposite of that. It's a French concept. Dirigism means directly. So the government directly intervenes in business. हर तरह का intervention करता है, not just regulatory. It's like strong direct control. So that's called dirigism. 1980 आते आते इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया था. ओके, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3.5% पे स्टैग्नेट हो गया था. आप देख सकते हैं ये ग्राफ जहाँ पे आपको दिख रहा है मोर और लेस एक इस रेंज पे ये ग्रो कर रहा था. कभी कभी आपको दिखेगा जैसे 1965 के बाद 66 और 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा बढ़ा था. उसके बाद फिर कम हो गया 1971 वॉर या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए. 1972 में फिर थोड़ा सा बढ़ा बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था थोड़ा चीज़ों को ठीक करने के लिए. आफ्टर 1975 इकोनॉमी बहुत बढ़ा लेकिन फिर गिर गया क्योंकि इमरजेंसी आ गया था. इमरजेंसी के बाद तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा -5% पे चला गया था. फिर थोड़ा बढ़ा. ओके, तो 1980s तक एवरेज 3.5% ही रहा था और पर कैपिटा इनकम 1.3% ही रहा था. इस टाइम पे 1950 टू 1980 के अंदर पाकिस्तान 5% से ग्रो कर रहा था, इंडोनेशिया 9%, थाईलैंड भी 9%, साउथ कोरिया 10 एंड ताइवान 12% से ग्रो कर रहा था. जहाँ पे हम अपना इंडिपेंडेंस लेने के बाद भी 3.5 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे. 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या क्या अटेम्प्ट किया गया था लिबरलाइजेशन के लिए? 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर तो उसके इमीडिएट बाद सीवियर ड्रॉट हो गया था इंडिया में, जहाँ पे पानी की कमी आ गई थी. बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट हो गया था. उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा. बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था एक टाइम पे. इंडियन गवर्नमेंट को IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा. काफ़ी भारी मात्रा में लोन लेना पड़ा. IMF और वर्ल्ड बैंक ने जब लोन दिया, ऑफ कोर्स दे वांटेड टू टेक इंडिया टू देयर साइड. रशिया के एफिलिएशन से हटाना चाहता था, तो उन्होंने उनको फोर्स किया कि हम अगर आपको लोन देंगे तो आपको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब आपको इकोनॉमी ओपन करना पड़ेगा. तो इंडिया ने क्या किया? टू एन एक्सटेंट रुपी को डिवैल्यू किया ताकि लोग इंपोर्ट कर पाए. ओके, पैसा इंडिया का करेंसी कम होगा डॉलर के अगेंस्ट, तो लोग इंपोर्ट कर पाएंगे, बाहर के लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे. जो टैरिफ्स थे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ थे इंडियन कंपनीज़ के लिए, वो सब अबॉलिश किया गया. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन अ लेटर एडिशन ऑफ डेली डोज. उसके बाद भी एक पुअर हार्वेस्ट हुआ. देखिए 1962 के बाद तो ड्रॉट आया ही था, उससे काफ़ी पुअर हार्वेस्ट हुआ था. उसके बाद भी दोबारा ये सब करने के बाद भी एक पुअर हार्वेस्ट आया, जहाँ पे पॉलिटिकल बैकलैश इतना ज़्यादा हो गया ये ओपनिंग अप द इकोनॉमी के लिए कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रीइंट्रोड्यूस करना पड़ा. इंडिया को अपने कंपनीज़ को सपोर्ट करना पड़ा.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था ताकि स्क्रूटिनाइज कर पाए कोई भी ऐसा कंपनी जहाँ पे 40% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है, उसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए एक पूरा बोर्ड तैयार किया गया था। इसके बाद भी 1980s में पहले इंदिरा गांधी 84 तक, उसके बाद राजीव गांधी ने कोशिश किया था, लेकिन राजीव गांधी के जो एडवाइजर्स थे दे वर ऑल सोशलिस्ट्स एंड दे एक्चुअली टोल्ड राजीव गांधी दैट वी कैन हैंडल द सिचुएशन। आप देखिए 1980 का सिचुएशन कैसे था। लेट 70s में गल्फ वॉर हुआ था, ओके उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए थे 1980 से 84 के बीच में जब इंडियन इकोनॉमी एकदम ठप पड़ गया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने समझा कि नहीं कोई बात नहीं है। इवेंचुअली 1990 में जब कांग्रेस निकल गया बोफोर्स, मेनली बोफोर्स स्कैंडल की वजह से और फिर इस तरह का इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से भी, तब चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई थी, इंटरिम गवर्नमेंट। दे एक्चुअली टुक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और 1991 में जो एलपीजी आया था उसका फाउंडेशन भी चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने ही किया था, लेकिन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड। लेकिन चंद्रशेखर गवर्नमेंट गिर गई, ओके, एंड the Congress government came back with Narasimha Rao as the Prime Minister, and they actually were instrumental in starting the LPG movement in 1991. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिया गया है। आप देखेंगे 1952 टू 57 से कितना ख़राब था। ये जो ब्लू लाइन है इट शोज़ एवरेज जीडीपी ग्रोथ, और जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन बार है, दिस शोज़ एवरेज इन्फ्लेशन। तो आप देखिए इस टाइम पे इन्फ्लेशन कितना बड़ा था, जीडीपी भी बड़ा था लेकिन इन्फ्लेशन और बड़ा था। आप देखिए 1980 से 84 के बीच में कितना बड़ा था इन्फ्लेशन, क्योंकि वो गल्फ वॉर हुआ था। यूएसएसआर फेल इन 19 से 89-90, उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा था। आप देखिए NDA 2 में इन्फ्लेशन थोड़ा कम है लेकिन जीडीपी ठीक था। सो यू कैन एक्चुअली सी दिस इज़ बाय मिंट ग्राफिटिक। 1991 तक इंडिया का क्या हालत था? इंडिया स्टिल हैड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आजकल भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि इतना ही रहेगा एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये का, लेकिन बिकॉज इट वॉज लाइक अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो एक बास्केट ऑफ करेंसीज के ऊपर बेस करके, ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर बेस करके वो अपना वैल्यू निकालते थे, जहाँ से क्या होता था कि रुपये का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखा जाता था। इससे इंपोर्ट्स काफ़ी कम होते थे, क्योंकि रुपये का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आउटसाइड ट्रेड बहुत कम होगा। 1985 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आया था। क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम 1985 से लगभग शुरू हुआ था, 1991 तक चला था जब तक एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब मैं कितना बाहर के देशों को ओ करता हूँ और बाहर के देश मुझे कितना ओ करते हैं, उनका बैलेंस, द trade deficit or the trade surplus, how much do I own to countries outside of India and how much do countries outside of India own to India। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक डबल प्रॉब्लम आ गया था। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया का, और बिकॉज ऑफ सम वेरी पुअर इकोनॉमिक डिसीजंस फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मतलब जो इंडिया का बजट है, वो बजट में उनका जो खर्चा है वो इनकम से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो खर्चा करने के लिए ट्रेड करना भी नहीं चाहते थे, ट्रेड भी नहीं हो रहा था। बाहर के देशों को उनका देना बहुत ज़्यादा हो गया था। दे हैड लॉट ऑफ ड्यूज टू अदर कंट्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ? पीपल स्टॉप्ड गिविंग लोन्स टू इंडिया, ओके, द IMF और इवन ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज स्टॉप्ड गिविंग लोन्स टू इंडिया। इंडिया केम टू अ हेड वेयर इट कुड डिफॉल्ट ऑन इट्स फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑल्सो। मतलब जो लोन लिया हुआ है उनका इंटरेस्ट भी नहीं दे पाता। फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया कि वो बेयरली 2-3 हफ्तों का इंपोर्ट खर्चा कर सकता था, उसके बाद एकदम बैंकरप्ट हो जाता इंडिया। एट दैट पॉइंट इतना खराब हो गया था सिचुएशन, और तभी पीपल थॉट ऑफ दिस, द चंद्रशेखर गवर्नमेंट थॉट ऑफ दिस LPG रिफॉर्म्स। 1990 आते तक एकदम सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करने वाला था, सेंट्रल बैंक बोला था, मतलब RBI बोला था हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम कम हो गया था, लाइक इट वाज रियली बैड।
और इतने दिनों तक जिसके जिसके भरोसे इंडिया चल रहा था कि यूएसएसआर हमें हेल्प करेगा या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज हमें हेल्प करेगा, यूएसएसआर कोलैप्स्ड इन 1990 सॉरी 1989 1990 1991 तक इफेक्ट हुआ। 1991 में एलटीटीई प्रॉब्लम की वजह से राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया। चंद्रशेखर गवर्नमेंट एकदम फॉल कर गया बिकॉज दे लॉस्ट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। नया एक इलेक्शन हुआ, कांग्रेस केम टू पावर वंस अगेन। पीवी नरसिम्हा राव became the Prime Minister of India. He selected two very great people, two great economists, Amarnath Verma as his principal secretary and Manmohan Singh as his finance minister in 1991. So you can see this picture depicts the fall of USSR. You can see all the countries, and SSR means Soviet Socialist Republic. So USSR is falling and all these small boats will actually scatter away now, Russia being the largest among the broken parts of the USSR. The new industrial policy came in 1991. Amarnath Verma is this gentleman. And Rakesh Mohan, who was the chief economic advisor to the Prime Minister, they laid out a plan to foster Indian industry, and they said it's a 5-point plan. क्या क्या था वो 5 point? Most importantly, license राज खत्म करो। मतलब इंडिया के किसी भी आदमी को बिजनेस करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ फ्यू, जैसे से समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी या स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स जो है सोशल रीजंस की वजह से, या फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफेंस या एनवायरमेंटल इशू, ये सब छोड़ के कहीं से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। इट विल बी अ फ्री प्रोसेस। ये इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन ये थॉट था। दे ट्राई टू इंसेंटिवाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला कि कोई भी कंपनी 51% तक फॉरेन इक्विटी डाल सकती है कंपनी में। यू थिंक ऑफ मारुति सुजुकी केम एंड इन्वेस्टेड इन मारुति, हीरो होंडा केम एंड इन्वेस्टेड इन हीरो। देयर आर सो मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वेयर पीपल विद कंपनीज आउटसाइड ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड। उसके रिजल्ट में क्या हुआ? उसके रिजल्ट में फॉरेन कंपनीज का जो टेक्नोलॉजी था, हाई एंड टेक्नोलॉजी इन यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ये सब इंडिया में आके वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने लगे। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो ओल्ड पॉलिसी था गवर्नमेंट का रिगार्डिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी की, वो हमेशा डरते थे कि नहीं वो आके यहाँ पे कब्जा कर लेंगे दोबारा, या फिर नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ का जो इंटरनल मैटर्स है वो जान पाएंगे, वहाँ पे कोई यहाँ पे हैक कर लेगा सिस्टम। वो सब हट गया। ओल्ड पॉलिसी वॉज रिमूव्ड, न्यू पॉलिसी के। जो पब्लिक मोनोपॉलीज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, गुड्स एंड सर्विसेज में, मिनरल में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जो पब्लिक मोनोपॉली है, मतलब जो गवर्नमेंट का मोनोपॉली था इंडिया में, उसको डिसमेंटल करने का प्रपोजल आया। और जो एमआरटीपी कंपनीज है, एमआरटीपी कंपनीज का क्या मतलब है? एमआरटीपी आर दोज कंपनीज हुज एसेट्स सरपास्ड अ सर्टेन वैल्यू। जैसे पहले एक सिस्टम था जहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका एसेट किस एक लेवल से बढ़ जाता था, गवर्नमेंट वुड स्क्रूटिनाइज इट, लाइक ऐसे कैसे बढ़ा हो, ताकि कोई ऐसा कंपनी ना हो जाए जो गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाए, मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, वो एमआरटीपी का कॉन्सेप्ट भी निकल गया। सो दीज वर द 5 थिंग्स प्रपोज बाय अमरनाथ वर्मा, ओके, एंड राकेश मोहन। सो मनमोहन सिंह का जो एपोकल बजट बोलते हैं उसको, जो 1991 का बजट था, वहाँ पे मनमोहन सिंह का मेन मकसद था, जो प्राइमरी कंसर्न था, वो था फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया था 1985 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम से ही, या एंड अदर रीजंस ऑल्सो, कि उन्होंने बोला कि हमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो कम करना पड़ेगा। कैसे करें? जो पब्लिक कंपनीज है उनको डिसइन्वेस्टमेंट करो, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करो। सो डिसइन्वेस्टमेंट का जो फंडा है, अभी जो इतना डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का फंडा चल रहा है, इट ऑल स्टार्टेड इन 1991। उन्होंने बोला जो ऐसे कंपनीज है गवर्नमेंट के अंडर जो लॉस मेकिंग है, उनको बेचो। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट विल नॉट हैव द ओनरशिप, पूरा प्राइवेटाइज नहीं कर देंगे, लेकिन डिसइन्वेस्ट करते हैं। जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र का, बहुत सारे और भी सब्सिडीज थे, शुगर का बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी था। ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा कंट्रोल किया गया कि नहीं इतना ज़्यादा सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो डिप्लीशन हुआ था एकदम कम हो गया था, उसके लिए मनी को, मतलब रुपी को डिवैल्यूएट किया ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए।
foreign exchange बढ़े, a change which sought to make exports cheaper and accordingly provide the necessary foreign exchange reserves. तो अभी आपको पता ही होगा, India has a very high foreign exchange reserve. It's more than 500 billion. Proposed limiting tariff rates to no more than 150%. तो 150% से ज़्यादा टैरिफ रेट कहीं पे नहीं रहेगा, ये डिसाइड किया गया. पहले तो और भी ज़्यादा होता था, 300%, 400%. So you can see this is a newspaper cutting. Policy opens floodgates for private sector. Command budget of IMF. Opposition. Command budget of IMF क्या था? जो ऑपोजिशन पार्टीज थे जैसे लेफ्ट और कोई और भी जो सोशलिस्ट पार्टीज थे, उन्होंने बोला ये तो एकदम IMF जो चाहता था वही कर दिया. तो आखिर में ये USSR को छोड़ के अमेरिका की तरफ चले ही गए, क्योंकि IMF तो अमेरिका का माउथ पीस माना जाता था. लेफ्ट एटलीस्ट, लेफ्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट पार्टीज वुड थिंक दैट IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर, दे बिलोंग टू अमेरिका. तो ऑपोजिशन ने ये बोला था उनको. विल टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म. सो यू कैन सी दीज पिक्चर्स. सो मनमोहन सिंह बिफोर द बजट. ओके, here he is actually signing the budget. He's going for the budget. 24th July 1991 was the date, okay, when he presented his famous budget that liberalized the Indian economy. This is the man who actually helped Manmohan Singh. Manmohan Singh was somebody who did the technical work. Both Manmohan Singh and Amarnath Verma, they did the technical work, but the whole concept was supervised by the great man P.V. Narasimha Rao. 1991 के अगस्त में आफ्टर दिस बजट केम, RBI गवर्नर ने नरसिम्हम कमिटी का स्थापना किया. very famous committee, Narasimham committee. You can see the picture of Mr. Narasimham on your right. Financial system के changes के लिए उन्होंने नरसिम्हम कमेटी का स्थापना किया. क्या क्या recommendations थे नरसिम्हम कमेटी के? Reducing the SLR, जो आप आजकल SLR देखते हैं ना कि 40 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये कम नहीं होगा, एक इस रेंज में ही रहेगा. CRR कम करते जा रहे हैं ये लोग. पहले SLR था 1991 में, SLR था 38.5%, वो काफ़ी बार 40 से ऊपर जाता था, और CRR था 15%. वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स. उसको कम किया, 25 and 10% किया. अभी तो और भी कम है. ओके, अभी तो 18 और 3 है शायद. अलाउिंग मार्केट फोर्सेस टू डिक्टेट इंटरेस्ट रेट्स. उन्होंने बोला कि जो ये इंटरेस्ट रेट है ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे. RBI नहीं बोलेगा कि इतना तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होना ही चाहिए, तुम मुझसे लोन लोगे तो तुम्हें इतना पैसा वापस देना पड़ेगा. नहीं, मार्केट का जो रेट होगा उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा. ओके, RBI के कंट्रोल में बैंक्स को लाया गया. ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिड्यूस किया गया, जो काफ़ी नॉन परफॉर्मिंग बैंक्स थे उनको रिड्यूस किया गया. गवर्नमेंट हीडेड सम ऑफ दिस सजेशंस, लाइक दीज सजेशंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो सारे मान ही गए. प्राइवेट बैंक्स का रेस्ट्रिक्शन कम किया गया. ओके, ब्रांच ओपन करने का परमिशन दे दिया गया. ये सब नहीं था पहले. ठीक है, तो नरसिम्हम कमिटी इज़ अ वेरी फेमस कमिटी विच रेवोल्यूशनाइज द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया. You can see these are the great people, the RBI governors. From left to right, this is Venkatraman, this is C. Rangarajan, very famous RBI director. Of course, this is Dr. Manmohan Singh. This is the gentleman M. Narasimham, under whom actually this Narasimham committee was formed. This is Mr. Bimal Jalan, Dr. Bimal Jalan, actually very famous RBI governor. You must have seen his signature on some of your currency notes. And this is Dr. Y.V. Reddy. Okay. This is a great book written by Dr. Bimal Jalan about India's economic policy, how this whole system came into existence. If you want the basic part of the development of the 1991 liberalization, then you can read this book. I also want to show you a page on LiveMint. Let me go to that page. So this is the page. You can go to this page. This page is called The People Behind the Great Men of 1991. So the Great Men of 1991, Narasimha Rao, then Manmohan Singh and Amarnath Verma. So these are the people who actually brainstormed about it. So this is Mr. Rakesh Mohan, the Chief Economic Advisor. This is Mr. Deepak Nair, very famous, very famous, one of the founding members of the new economic policy. And this is Ashok Desai. Okay, in case you want to know about what happened in 1991 in greater detail, then you can read this article. Now, what was the criticism drawn towards this new economic policy? There was heavy scrutiny from opposition leaders, especially the left. It was called the command budget of the IMF, because IMF
had actually forced, more or less forced India, because India wanted loan and they could not sustain themselves for more than 3 or 4 weeks, definitely not for more than 2 months in case IMF did not give them loan. In fact, after the new economic policy, IMF and World Bank gave them lots of loans, like in those days 200 million, 188 million, that amounts were great. Withdrawal of subsidies for fertilizers, the communist government always goes for welfare kind of government. So ये जो सब्सिडी था लोगों को दिया गया था, इन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास लोगों को. और ये जो प्राइस हाई है 1989 में, 1991 में सेकेंड गल्फ वॉर भी हुआ था, जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया. तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा. डिवैल्यूएशन को इन्होंने बहुत भला बुरा कहा. उन्होंने कहा कि डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन इन सब के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव ने एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट किया था. इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को इंडियन पॉलिटी का चाणक्य भी कहा जाता है बहुत बार. सो वेरी इंपॉर्टेंट tidbit. Okay, now these are some of the books about the great man P.V. Narasimha Rao. If you really want to read them, you can read them. Okay, Sanjay Baru and Vinay Sitapati, all these people are like were those who have worked with Narasimha Rao, so you can read these books if you want. Now, what was the result of the 1991 policy change? You can see right from here there is a sudden upward movement in the GDP. Okay, and by 2020 we have reached like more than 2000 billion. It's close to 3000 billion or 3 trillion US dollars. Okay, if you see per capita GDP also, there was a rise here. Now we have like close to 2500 is the per capita GDP. Okay, $2500. Annual change, you can see after this there was a steady increase. पहले बहुत बार कम होता था. You can see it reduced to a great extent before 1980 after the emergency and all, but after 1990 there was a steady increase. You can see that. Okay, of course during this time you can see one fall. That's because of the Asian financial crisis. This is GDP growth right from 1961. You can see after 1991 it has always been like the average has gone above 5, whereas here the average was below 5, 3.5 somewhere. Okay, but after 1991 this is the line for 5 and it went above, and the average was all like more or less above 5. Annual change, you can see from 1961 to 1990 you will see lot of fluctuation in the annual change of GDP growth, but after 1991 you will see very low fluctuations. Okay, so that is what happened because of the 1991 economic policy. This is a website that I would like you to visit, macrotrends.net. I can show you what's there. It gives you various data points related to the economic growth of countries. So you can see GDP growth rate of India. I've actually got the graph from here. So this is a very nice website. You can go to this, you can visit this website for any kind of data related to economy. So this is the annual GDP growth from 91 to 2020. So you can see it's north of 5 mostly. So I'll end this presentation with this graph. I hope it was helpful for you. Till next time, goodbye.